हाय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7A, जिसके अंतर्गत हम लोग ये ज्ञात करना सीखेंगे कि कोई बिंदु यदि दिया गया है तो क्या वह ज्यामिति आकृति को बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं, हम उन बिंदुओं को सीखते हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि जो बिंदु दिए गए हैं वे ज्यामितीय आकृति की रचना करेंगे या नहीं। तो इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट्स बिंदु को भी दर्शित किया है, आइए सीख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह ज्ञात करना कि दिए गए बिंदु ज्यामितीय आकृति बनाते हैं या नहीं। तो जो हमें बिंदु दिए रहेंगे वह ज्यामितीय आकृति को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे और ज्यामितीय आकृति कैसी होगी इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हमें 3 या 4 बिंदु दिए होंगे। तो जो ज्यामितीय आकृति की रचना होगी, कौन सी आकृति बनाएगी, तो इसके अंतर्गत हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में 3 या 4 बिंदु दिए होंगे और इन समस्याओं को हल करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना है। अब वो बिंदु कौन कौन से होंगे और आकृति कैसी बनेगी इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला दिया गया है कि यदि दी गई आकृति वर्ग है तो जो आकृति हमें दी होगी वह आकृति यदि वर्ग होगी तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए जो कि ज्यामितीय आकृति को बनाएगी। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमारे कंडीशन क्या क्या दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया कि जो चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। तो जो ये हमारा वर्ग बना है, वर्ग में जानते ही हैं हम कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और दूसरा दिया गया है कि विकर्ण भी आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए तो हमने एक वर्ग की भी रचना की है जिसका नामकरण हमने ABCD के रूप में किया है। और यहाँ पे विकर्ण देखिए जो ये तिर्यक रेखाएं मिलाई गई हैं, यहाँ A से C तक और B से D तक, यही हमारे दोनों विकर्ण होंगे। तो इसमें हमने यही लिखा है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा फॉलो करेगा जो बिंदु निर्देशांक दिया रहेगा तो वह आकृति हमारी वर्ग बनेगी। और यदि इस तरह से फॉलो नहीं करेगा इस आकृति के आधार पे तो वह हमारा वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें तो चारों भुजाएं, तो इसमें भुजाएं AB और BC और CD और DA के रूप में दी गई हैं। तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो भुजाएं हैं AB, BC, CD इन सब को आपस में बराबर किया है, क्योंकि ये चारों भुजाएं जब बराबर होंगी और विकर्ण जो हैं विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे तो जो बनने वाली आकृति होगी बिंदु निर्देशांक से तो वह आकृति हमारी वर्ग ही बनेगी। तो आइए चलते हैं हम दूसरे अपने बिंदु निर्देशांक के माध्यम से जो आकृति बनेगी उसके बारे में सीखते हैं। तो सेकेंड हमारा दिया गया है कि यदि दी गई आकृति जो है आयत की रचना करेगी। तो आयत की रचना दी गई आकृति जो होगी और बिंदु के निर्देशांक जो दिए होंगे उनके आधार पर दी गई आकृति आयत तभी होगी जब उनके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों और उनके विकर्ण भी परस्पर बराबर हो। तो यहाँ पे हमने एक आयत की रचना कर दी जिसका नामकरण हमने ABCD के रूप में किया है। तो यहाँ पे देखिए तो जो भुजा AB है तो AB के सम्मुख या कह सकते हैं कि AB के सामने, तो AB के सामने देखें तो ये भुजा हमारी CD है। तो AB और CD भुजा का मान आपस में बराबर होना चाहिए। इसी तरह से देखें तो B और C, तो B और C के सम्मुख भुजा जो दी गई सामने वाली भुजा AD है तो AD और BC का मान भी आपस में बराबर होना चाहिए। और जो ये दोनों विकर्ण हमारे दिए गए हैं AC विकर्ण और ये हमारा BD विकर्ण, ये विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि जो भुजा AB है वो बराबर होनी चाहिए CD के। तो ये भुजा हमारी रही A और B, ये भुजा C और D के बराबर होनी चाहिए। और इसी तरह से जो हमारा अगली भुजा है B और C, तो B और C A और D के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि B और C बराबर होनी चाहिए किसके, A और D के। और विकर्ण भी जो है हमारे आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे विकर्ण हमारा एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD। तो यहाँ पे AC और BD भी आपस में बराबर होने चाहिए जैसा कि यहाँ पे दर्शित किया गया है। तो आइए देखते हैं हम अपने तीसरे वाले आकृति के बारे में समझते हैं। अब इसमें हमें कहा गया है कि जो दी गई आकृति होगी वो क्या होगी, त्रिभुज। तो त्रिभुज होने के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं पॉइंट्स को
जितने भी आकृति की हमने डिस्कस किया है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही लिए हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हमारे सभी यूज होंगे। तो आइए देखते हैं कि त्रिभुज के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। तो इसमें हम देखें तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। इसमें चाहे जो भी दो भुजाएं हों उनका योग कर दें तो तीसरी वाली भुजा से जो है बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक त्रिभुज की रचना की जिसका नामकरण ए बी सी के रूप में कर दिया और यहाँ पे दो भुजाओं का हमने योग किया। जैसे यहाँ पे हमने भुजा ले लिया ए बी और एक भुजा ले लिया ए सी, इन दोनों का योग मतलब इनको जोड़ दिया तो यहाँ पे ए बी प्लस का ए सी। अब ये बड़ा होना चाहिए, जो तीसरी भुजा शेष बची है तो बची हुई भुजा हमारे बी सी है तो बी सी से बड़ा इसका मान होना चाहिए। या हम किसी अन्य भुजा को भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने ले लिया ए सी भुजा और यहाँ से बी सी भुजा, तो इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी वाली भुजा जो बची हुई है ए बी इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर इस तरह से इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो जो बिंदु के द्वारा आकृति की रचना होगी वह आकृति हमारे त्रिभुज ही होगी। तो आइए चलते हैं हम अपने आकृति की तरफ। नेक्स्ट, तो इसमें नंबर 4 दिया गया कि समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंतर्गत इसके पार्ट्स हमें दिए गए हैं जिसमें हमें पहला ये कह सकते हैं कि जो चौथा पॉइंट है लेकिन त्रिभुज के अंतर्गत ये पहला है, तो ये कहा गया कि समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज अगर यहाँ पे समझे तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, त्रिभुज यानी त्रिभुज की। तो यहाँ पे अगर त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी तो वह हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, तो त्रिभुज में जानते हैं कि 3 भुजाएं होती है, तो यहाँ पे तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो जो बनने वाली आकृति होगी वह हमारी समबाहु त्रिभुज ही होगी। जैसे यहाँ पे हमने आकृति के अनुसार ले लिया कि भुजा एक है हमारी ए बी और एक भुजा ए सी और एक भुजा यहाँ पे दी गई है बी सी। तो ये देखें तो टोटल 3 भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी रखा है। तो ये तीनों भुजाएं यदि बराबर होंगी तो बनने वाली आकृति हमारी समबाहु त्रिभुज ही होगी। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो दी गई आकृति हो हमारी समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए हमारे यहाँ पे देखें तो सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी गया कि त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। अब इस भुजा में कोई भी दो भुजा हो, चाहे जो भी भुजा हम दो भुजा ले सकते हैं साथ में, आपस में यदि बराबर होंगी तो जो बनने वाली आकृति होगी, जो निर्देशांक ज्यामिति की आकृति होगी हमारी समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करेगी। तो जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कि ए बी, तो यहाँ पे देखिए तो ए बी है, ए बी हमारा बराबर है किसके, ए सी के। तो यहाँ पे जो ए बी का मान होगा वही ए सी का भी मान होगा। तो ये दो भुजाएं हमारी आपस में बराबर हो गई। या फिर हम यहाँ से ले लें ए सी और यहाँ से ले लें बी सी, तो ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर होंगी। या फिर ले लें यहाँ से ए बी और ये ले लें बी सी, तो ये भी दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो जब भी दो भुजा बराबर होगी तो बनने वाली आकृति हमारी त्रिभुज के अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। हमारा छठा नंबर दिया गया है कि समकोण त्रिभुज हो। यदि दी गई आकृति समकोण त्रिभुज जब तभी होगी यदि बड़ी भुजा का वर्ग, इसमें जो बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। तो यहाँ पे पहले हमने समकोण त्रिभुज को बना लिया। सम मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि बराबर होता है, कोण मतलब जो कि एंगल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो समकोण का मतलब समझें तो यहाँ पे 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अगर एक एंगल हमारा 90 अंश का है जैसे कि यहाँ पे दर्शित किया गया, तो ये कोण हमारा सी 90 अंश का है। अब यहाँ पे जो 90 अंश कोण दिया गया है इसके सामने की भुजा कर्ण होगी। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह भुजा कर्ण होती है। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा भी है कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है। तो यहाँ पे लिखा है हमने कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अर्थात यहाँ पे कर्ण का वर्ग जो शेष जो दो भुजाएं बचती हैं लंब और आधार,
उनके वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कर्ण देखें तो ए बी है, तो ए बी का वर्ग बराबर होना चाहिए इन शेष दो भुजाओं, जैसे कि यहाँ पे ए सी और बी सी के वर्ग के योगफल के। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बीच में इक्वल दिया गया अर्थात इनके बराबर किया गया है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें जो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आकृति पे आधारित है। तो इसमें दिया गया हमारा, यदि आकृति समचतुर्भुज हो तो यदि आकृति हमारी समचतुर्भुज होगी तो जो है चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमने चित्र को भी बनाया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो इसमें चारों भुजाओं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने चारों भुजाओं को आपस में बराबर किया। जैसे ए बी भुजा, तो यहाँ पे देखें तो ये ए बी भुजा है, बराबर है ये बी सी भुजा, और ये सी डी भुजा, और ये डी ए भुजा। तो यहाँ पे हमने ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यहाँ पे सभी भुजाओं को बराबर किया है। अगर इस तरह से कंडीशन को फॉलो करेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो जो बनने वाली आकृति होगी हमारी निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार वह समचतुर्भुज होगी। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बिंदु आकृति के आधार पर बनने वाले जो फिगर होंगे उन पे चर्चा करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ये हमारा लास्ट पॉइंट दिया गया है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं हैं या समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे हमने एक समचतुर्भुज को निर्मित किया है जिसका नामकरण ए बी सी डी के रूप में किया है। तो यहाँ पे कहा गया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए बी के सामने की भुजा है सी डी, और यहाँ पे बी सी, तो बी सी के सामने की भुजा है हमारी ए डी। तो ये ए बी बराबर होनी चाहिए सी डी के, या कह सकते हैं कि सी डी बराबर होनी चाहिए ए बी के। यहाँ पे बी सी बराबर होनी चाहिए ए डी के, या फिर इधर से कहें तो कह सकते हैं कि ए डी बराबर होनी चाहिए बी सी के। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो बनने वाली आकृति हमारी समांतर चतुर्भुज होगी। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक यू। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।